इजराइल में आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इजराइल में 27 अक्टूबर 2026 को वोट डाले जाएंगे, लेकिन ये कोई आम ऐलान नहीं है। दशकों में पहली बार इजराइल की कोई सरकार अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, और वो भी तब जब देश लगातार जंग में उलझा हुआ है। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू ने जानबूझकर चुनाव टालने और जंग को और लंबा खींचने की कोशिश की? आज के ग्लोबल गोलमाल में नेतन्याहू सरकार की ओर से चुनाव टालने के लिए बार बार हुए गोलमाल की पड़ताल करेंगे। रविवार को इजरायली संसद नेसेंट ने ऐलान किया कि अगला आम चुनाव 27 अक्टूबर को होगा, जो कानूनी तौर पर सबसे आखिरी संभव तारीख थी। संसद के प्रमुख सचेतक ऑफिर कॉर्ड्स ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि 40 साल से ज्यादा समय के बाद कोई नेसेंट अपना पूरा कार्यकाल कर रही है। लेकिन विपक्ष का नजरिया बिल्कुल अलग दिखता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी नेता अवी गदोर ने लिबरल मैन ने कहा कि वो 7 अक्टूबर नरसंहार से जुड़ी सरकार को हटाकर एक नई सरकार बनाएंगे। दरअसल ये चुनाव 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले और उसके बाद गाजा, लेबनान और ईरान से हुए लगातार जंगों के बाद हो रहा है। यानी ज्यादातर विश्लेषक इसे सीधे तौर पर नेतन्याहू के नेतृत्व पर जनमत संग्रह मान रहे हैं। अब समझते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। 2023 के हमास हमले के बाद से नेतन्याहू पर लगे चुनाव टालने के सवाल उठते रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि उनकी सरकार की सुरक्षा की चूक के वजह से ही हमास इजराइल की मजबूत सीमा को सुरक्षा को भेद कर 251 लोगों को बंधक बना पाया है। जी हाँ, 251 लोगों की संख्या थी। नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट के सदस्य रहे पूर्व आर्मी चीफ गादी आइजनकोट ने जून 2024 में इस्तीफा देते हुए कहा कि सरकार गाजा में अपनी किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह नाकाम रही। दिलचस्प बात यह है कि आइजनकोट के अपने बेटे की मौत भी इसी जंग में हुई थी। जी हाँ, उनके बेटे की भी मौत इसी जंग के बीच में हुई थी, और कई विशेषज्ञों का कहना है कि उनका मानना है कि नेतन्याहू के लिए जंग को और लंबा खींचना राजनीतिक तौर पर फायदेमंद रहा, क्योंकि जंग के दौरान आम जनता का ध्यान उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार मुकदमों, राजनीतिक कमजोरियों से हटता जा रहा है, और उनकी सरकार में शामिल कट्टर दक्षिणपंथी सहयोगियों का भी साथ बनाए रखना आसान होता जा रहा है, जो जंग के खिलाफ जाने पर सरकार को गिरा सकते हैं। तो अब बात करते हैं आंकड़ों की। हाल ही में इजरायली न्यूज चैनल 13 के एक पोल के मुताबिक आइजनकोट की नई पार्टी यशार नेतन्याहू की लिडुक पार्टी से मामूली अंतर से आगे चल रही है। एक और बड़े प्रतिनिधित्व के तौर पर उभरे हैं पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट, जिन्होंने 2021 में भी नेतन्याहू को सत्ता से हटाया था। लेकिन एक बात साफ ये है कि नेतन्याहू को हल्के में लेना गलती होगी। रॉयटर्स ने उन्हें एक बेजोड़ राजनीतिक सर्वाइवर कहा, यानी हर बार मुश्किल हालात से निकलने आने वाले नेता। विपक्ष अभी भी बटा हुआ है। बेनेट, यायार लैपिड, आइजनकोट और अरब पार्टियां सब अलग अलग खेमों में हैं, और सत्ता तक पहुंचने का उनका कोई साफ रास्ता अभी तक तय नहीं हुआ। यानी पोल में पीछे होने के बावजूद नेतन्याहू के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इस चुनाव ऐलान का मिडिल ईस्ट के मौजूदा तनाव पर असर क्या पड़ सकता है। आलोचकों की एक बड़ी चिंता यह है कि नेतन्याहू की सियासी बुनियादी ही जंग जैसे हालात पर टिकती हुई दिख रही है, तो चुनाव तक जंग की पूरी तरह खत्म करने की उनको कोई जल्दी नहीं होगी। ऐलान के वक्त भी इजराइल लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखते हुए और गाजा में भी शांति अब तक अधूरी देखी जा रही है। यानी अगले 3.5 महीने तक, यानी अक्टूबर तक इजराइल की विदेश और सुरक्षा नीति पूरी तरह चुनावी राजनीति के इर्द गिर्द घूम सकती है। दूसरी तरफ नेतन्याहू के समर्थकों का तर्क एक अलग दे रहे हैं।
उनका कहना है कि इस दौरे में स्थिरता जरूरी है और सरकार ने 9 बजट आंकड़ों और सैकड़ों कानूनी पास किए हैं जो जनता के हित में है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इत्तामार बैन ग्वीवर जैसे कट्टर सहयोगी तो चुनाव के बाद भी किसी नरम या नेशनल यूनिटी सरकार के सख्त खिलाफ हैं। यानी दक्षिणपंथी खेमा अभी भी अपनी शक्ति लाइन पर कामयाब रहता दिख रहा है, जो नेतन्याहू के लिए एक अच्छे संकेत है। भले ही कोएलिशन इस चुनाव को उपलब्धि ही बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और पोल के आंकड़े बताते हैं कि नेतन्याहू के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होगा और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक जंग और शांति वार्ता दोनों पर सियासी हितों का साया बना रहेगा। क्या आपको लगता है नेतन्याहू इस बार भी सत्ता में वापसी करेंगे या 27 अक्टूबर उनके करियर का आखिरी चुनाव साबित होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। फिलहाल मैं सृष्टि त्रिपाठी अलविदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक दिलचस्प स्टोरी के साथ। नमस्कार।